पंजाब के फिरोजपुर से आनंद के अमूल के एमडी तक का सफर। वर्गीस कुरियन के फेवरेट स्टूडेंट जिन्होंने दिए सारे सवालों के जवाब। आर.एस. सोडी को तो आपने बहुत देखा, बहुत सुना। आज हम जानेंगे सम्मी सोडी की पूरी कहानी। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये लाइन किसी पे फिट बैठती है तो वो अमूल के फॉर्मर एमडी आर.एस. सोडी पे है, क्योंकि आज मैं पहुंच चुका हूं आनंद में, जो आनंद बर्थ प्लेस माना जाता है मिल्क रेवोल्यूशन का और अमूल का। आज हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं डॉक्टर आर.एस. सोडी से। सोडी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद 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 मनोज जी। तो ये बात आपके ऊपर बड़ी चरितार्थ होती है कि ना आप रुक रहे हैं ना कभी आप थक रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखा जाए तो इंडियन डेयरी फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, निफ्टम के आप चेयरमैन हैं, इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड में आप बोर्ड मेंबर हैं। क्या है सोडी साहब, रुकेंगे कब? देखिए मनोज जी, पहली बात तो देखिए धन्यवाद, आप गुजरात के चरोतर में एक छोटे से शहर आनंद में आए और बर्थ प्लेस वाइट रेवोल्यूशन है। उससे पहले सरदार पटेल के भी बर्थ प्लेस आनंद करमसदी है। देखिए आदमी की, मुझे नहीं लगता कोई आदमी कभी भी लाइफ में रुकना चाहता है। जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी है तो चलते, दिमाग चलता है, बॉडी चलती है, तो आपको काम तो करना ही है। आपकी बचपन की क्या यादें हैं आपके दिमाग में? देखिए एक मनुष्य को अगर सबसे ज्यादा जो यादगार टाइम होता है वो बचपन ही होता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरा जन्म पंजाब में एक फिरोजपुर जिला है, बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर। हाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे एक बहुत ही छोटा गांव था है, रत्ता खेड़ा भाई गुलाब सिंह वाला। रत्ता खेड़ा भाई गुलाब सिंह वाला। हाँ मतलब पंजाब में रत्ता खेड़े बहुत हैं, तो आगे ये डिफाइन किया। तो 50-60 घर थे। तो दिसंबर 1958 में हुआ, और उस वक्त तो जो रिमोट था ना, लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। हमारा गांव भी मेन रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो शुरू में 6-7 साल गांव में रहे, वहीं पे स्कूल में पढ़े। एक ही कमरे का स्कूल होता था, 1, 2, 3, 4, 5 क्लास एक एक लाइन होती थी कि आप बैठ जाओ। तो टीचर पहले एक को पढ़ाता था, फिर दूसरे को। फिर उसके बाद 1965 की वार जो हुई ना, तो इधर पूरा फिरोजपुर में पूरा ब्लैक आउट हो गया, एविक्शन हो गया, सब लोग छोड़ के जाने लगे। क्योंकि कभी भी लगता था कि फिरोजपुर पे वो आप पहुंच ना जाए पाकिस्तान वाले। तो हम टेम्पररी, डर के कारण, हाँ टेम्पररी पंजाब मेल पकड़ के दिल्ली में चले गए। फादर को थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे काम था, तो वहाँ पे जाके दिल्ली में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी होती थी उस वक्त बड़ी फेमस, उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी। उत्तम सिंह दुग्गल, वाह। तो वहाँ पे जॉब किया, और मदर वहीं पे एक स्कूल था बहुत फेमस, अभी भी बहुत ब्रांचेस हैं, लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल। उसमें म्यूजिक टीचर बन गई, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक का बहुत शौक था और अच्छी क्वालिफिकेशन भी थी। और हमने जाके वहाँ पे आर.के. पुरम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कॉलोनी अभी भी है साउथ दिल्ली में। उस वक्त तो दिल्ली के बाहर पड़ती थी, अभी दिल्ली का सेंट्रल एरिया हो गया। और वहाँ पे जाके हमने किराए पे एक मकान ले लिया। वहाँ पे जो पीएन होते थे, ज़्यादा वो पहाड़ों से आते थे, वो 3-4 पीएन मिलके एक घर पे रहते थे, बाकी किराए पे दे देते थे। तो हमने एक 1 रूम और 1 किचन का तकरीबन उस वक्त 20 रुपये रेंट होता था, लिया। और वहाँ पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक दिल्ली म्यूनिसिपल स्कूल था, उसमें एडमिशन ले लिया। पर स्कूल से अब आप बात करते हैं, आप जब 11th पास करके आप निकले, वो आपकी बड़ी फेमस एक कहानी है जो मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे सामने आई कि आप पंजाब मेल से निकले, फिर चेतक एक्सप्रेस से होते हुए एक बड़ा ट्रंक लेके एक सरदार जी निकल पड़े थे बिस्तर डाल के। वो क्या कहानी थी आप? नहीं देखिए, हाँ 11th जब मैंने किया, उसके बाद हम वापस, पेरेंट्स मेरे वापस शिफ्ट हो गए गांव में। तो जब बस 11th पास किया, जब तक रिजल्ट आया हम शिफ्ट हो गए थे गांव में। तो फिर पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि दिल्ली से हाई सेकेंडरी की थी उस वक्त। मतलब इंजीनियरिंग तो एक दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज था, या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज थे, या 4 के 5 IITs थे। तो हम तो देखिए मीडियोकर थे। हमारे हाई सेकेंडरी में आए थे 54.8% मार्क्स, 55। बट
नॉट इवन 55%। हाँ हाँ, पर मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन थी। हाँ 78%। अच्छा चाहिए। तो इसलिए मैथ्स आपका स्ट्रांग है आज भी। हाँ तो फिर नेचुरली दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी में तो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ठीक है, हमने एग्जाम दिए, उस वक्त भी रिटर्न एग्जाम होता पर एडमिशन नहीं मिला। पर इंजीनियर बनने का था तो हमको पता चला, मेरा एक दोस्त था संजय मेहता, वो तो कनाडा जा रहा था, तो उसने बोला यार ये दिल्ली स्टेट की कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिजर्व कोटा की सीट होती है, उसमें उदयपुर की 2 सीट है, उदयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज CTI कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसमें 2 सीट्स हैं। हमने अप्लाई किया दिल्ली की स्टेट में ऑफिस में, और फॉर्चुनेटली हम 2 मतलब और लोग होंगे नहीं, एडमिशन मिल गया। तो अब जब एडमिशन में हम गांव में रहते थे, तो फिर उस वक्त जब जाने का था तो पेरेंट्स तो देखिए उस वक्त तो बच्चों पे मतलब आज जैसे हम बच्चों की केयर करते हो, उन्होंने एक बड़ा सा ट्रंक था जो सब कपड़े गर्मी के सर्दी के जो भी हाँ सब लेके, और एक बिस्तरा अलग, और मुझे गांव में जो 5 किलोमीटर दूर है बस पे चढ़ा दिया। अब आपको मैं ले चलता हूँ कि यू नो दिस वन लाइन दैट मैंने आपसे सुनी भी है कि हैप्पी एक्सीडेंट सम्स अप योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी तक के, जो अच्छे माने जाते हैं, कि IIM अहमदाबाद में रिजेक्शन के बाद इरमा में सिलेक्शन है, ये क्या मतलब इसके पीछे का? देखिए सारे ही हैप्पी इंसिडेंट है, आई थिंक मोर बाय डिफॉल्ट देन डिजाइन। वाह वाह वाह। देखिए जैसे उदयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना मोर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक फ्रेंड ने बोला संजय ने की भी सीट खाली। जब उदयपुर से इंजीनियरिंग किया, मीडियोकर थे उस वक्त, लोग जॉब की चिंता नहीं करते थे, सबको गवर्नमेंट में, आप कॉलेज में होते हैं जूनियर इंजीनियर का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था, 2-4 ऊपर वाले पढ़ाई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने IIT खड़गपुर वगैरह चले जाते थे। पर हमारे को शौक था क्योंकि तो हमारे कुछ सीनियर IIM अहमदाबाद में से निकल के अच्छा कर रहे थे, तो ये भी एक इच्छा थी कि IIM अहमदाबाद से करने का। तो थोड़ा इंटरव्यू में लगता है उन लोगों को हमारा पसंद नहीं आया, तो बाद में रिग्रेट लेटर आ गया। पर इन बिटवीन उस वक्त ना इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ आनंद की एक न्यूज़पेपर में ऐड आई, और हम सब कॉलेजेस के ऐड उस वक्त न्यूज़पेपर में थे, तो उसमें लिखा था कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उस वक्त डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम पीक पे था, बिकॉज वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे और ऑपरेशन फ्लड इंप्लीमेंट कर रहे थे फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो उस वक्त मैं 80 तब बिगिन हुआ था तो ऑपरेशन फ्लड, तो वो देखा कि इरमा है, रूरल मैनेजर करने के लिए नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, 1 साल का कोर्स है और 800 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने कहा ये तो अच्छा, मतलब 800 रुपए अगर आप 1980 में देखें तो बहुत बड़ी बात थी, और उसमें जॉब भी शॉर्ट थी 1200 रुपीज की। जो मेरा सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो इरमा में हुआ, क्योंकि इरमा में जाके जो मेरे क्लास के बाकी जो पार्टिसिपेंट थे ना, वो भारत के सबसे बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट से आए हुए थे, चाहे वो हाँ श्री राम ऑफ कॉलेज हो, IITs हो, बिट्स पिलानी हो, स्टीफेंस कॉलेज हो, बहुत वैरायटी ऑफ पीपल कमिंग पूरे इंडिया से, और बहुत अच्छी बैकग्राउंड के थे, बहुत अच्छे। बट मैं आपको थोड़ा सा, अब डॉक्टर कुरियन के बारे में बात कर रहे थे, वर्गीस कुरियन के बारे में, हम वो आपके मेंटर रहे हैं, आपने उनके नीचे बहुत अच्छी से ट्रेनिंग ली है, तो आपका क्या अनुभव रहा? एक चीज आपने जो सीखी हो उनसे, जो आपको आज भी याद है और आज भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने दिनचर्या में, जो आज कर रहे हैं आप काम? देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन से हमारा जो इरमा का फर्स्ट बैच है बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि पहले दिन हम जो लैंड किए, पहले दिन शाम को जो हमारी हाई टी रखी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, वाह, त्रिभुवनदास पटेल थे, सामने से देखना, त्रिभुवनदास पटेल, वाह, मतलब जो व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फाउंडर्स थे या अमूल के जनक है वो थे, उनसे इंटरेक्शन किया, उसके बाद रेगुलर इंटरेक्शन होता रहा, तो बहुत इंस्पायरिंग था। और उस वक्त जो इरमा की जो फाउंडर्स थे ना, जैसे प्रोफेसर रवि जे मिथाई, जिन्होंने IIM की फाउंडेशन, वही थे इन्वॉल्व, हेंस द फाउंडेशन। हाँ, और माइकल हॉल्स हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, और फिर फोर्स, तो दे वर द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल। तो उसके बाद जो डॉक्टर कुरियन, फिर फॉर्चुनेटली अमूल में भी जॉब मिल गई, और तकरीबन मैं कह सकता हूँ मेरा उनके साथ 30-31 साल का, अब बोलो इंटरेक्शन होता है, पास
कभी बहुत दूर से देखते थे या बात करते थे, फिर धीरे धीरे एंड में तो डॉक्टर कुरियन के लास्ट मोमेंट जब व्हेन ही पास्ड अवे इन नेडियाड किडनी हॉस्पिटल वी वर देयर। वाओ, सो आई कैन से कि यू सीन द जर्नी थ्रू आउट। देखिए डॉक्टर कुरियन ने जो ये भारत में जो रेवोल्यूशन लाए, और वो आपको मालूम एक्सीडेंटल आए थे, तो उन्होंने उनसे जो काम करने का तरीका देखा, जो उनका वैल्यू सिस्टम था ना, आई थिंक वो हमारे अमूल में जो भी काम करते उसके डीएनए में है। और वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले जो उन्होंने प्रायोरिटी तो इंटीग्रिटी, कि आपकी संस्था के प्रति आपको ईमानदारी, तो इंटीग्रिटी को आपने हमेशा से इंटीग्रिटी, ऊपर रखा। एक्सीलेंस। यस, मतलब आप किसानों की संस्था, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल कॉम्प्रोमाइज। बेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, बेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बेस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। अब अमूल में देखिए, किसी चीज में हम किसी से कम नहीं है। हेंस आप लोगों ने इतना बड़ा भी किया। बाकी पंक्चुअलिटी है, जो फार्मर्स के लिए आपको निडर होकर काम करना, जो निडरता थी वो उनसे सीखी। फियरलेस रहे आप उसके। बिल्कुल। तो मैं अभी बात करता हूँ सोडी साहब, जैसे आपने 1982 में ज्वाइन किया अमूल, आप जब जयपुर गए, तो हर किसी की लाइफ में हर फेज में कोई ना कोई मेंटर या गुरु या कोई एक शिक्षक आता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। ये राजीव वर्मा का एक केस है कि जब आप गए जयपुर, तो राजीव वर्मा आपके साथ थे, और आपने कहा भी है रिकॉर्ड में कि आपने बहुत कुछ सीखा उनसे। आप उनके बारे में या अपने जयपुर के बारे में बताइए प्लीज। देखिए जयपुर में मैं तो इरमा से निकला और सीधा, क्योंकि इरमा से जो लिया सीनियर सेल्स ऑफिसर रिक्रूट करके मुझे जयपुर भेजा गया कि आपको जयपुर में अमूल का ऑफिस शुरू करना है, और क्योंकि वहां पे वोल्टास अमूल की मार्केटिंग करके, अच्छा, वोल्टास के ऑफिस में जाता था। हाँ, उनके लोगों के साथ मुझे सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके गए कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको जो इसको अच्छा रखना रख दो। मतलब ये बड़प्पन है। यस यस। पर आपने जब अमूल ज्वाइन किया, वो 121 करोड़ का टर्नओवर था, और आपने मेरे ख्याल से लगभग 70। देखिए जब अमूल ज्वाइन किया, हालांकि अमूल बटर ज्यादा सब जगह जाना जाता था, बटर के नाम से जाना जाता था, और चीज के नाम से, और ईस्ट में अमूल स्प्रे हमारा बेबी फूड के नाम से, क्योंकि मिल्क पाउडर था, डेयरी व्हाइटनर। जब मैंने ज्वाइन किया, अमूल में जो दूध आता था, क्योंकि किसी भी डेयरी संस्था को दूध तो 12 लाख आता था लीटर प्रतिदिन, और हमारे 121 करोड़ का टर्नओवर था 1982 में। और पिछले साल हमारा देखिए 61,000 करोड़ टर्नओवर और 270 लाख लीटर दूध आया प्रतिदिन पिछले साल। पिछले ये साल तो मेरे ख्याल से 75,000 करोड़ का कुछ प्रोजेक्शन था। हाँ, 70 से ऊपर हो जाएगा जी। ओह 70। हाँ, मतलब देखिए 75 भी हो जाएगा। अभी क्या है कि उस वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमूल, जब तक मैं इस संस्था में रहूंगा, पहली बार ये नहीं सोचा कि 40 साल रहूंगा और एमडी बन जाऊंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब मेरा थॉट आया था कि आप नहीं बन सकते हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो पीएंस की कॉलेज में रहते थे, लगता कि चपड़ासी की नौकरी मिल जाए अच्छा है। जब कॉलेज में गए तो वहां पे सब लोग जूनियर इंजीनियर गवर्नमेंट और तो लगता जूनियर इंजीनियर बन जाए अच्छा है। इरमा में आया तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब होती थी। जब एमडी बने पहली बार सोडी साहब, तो डॉक्टर कुरियन का क्या रिएक्शन था आप जब मिले जाके उनसे? देखिए डॉक्टर कुरियन उस वक्त ऑलरेडी रिटायर हो गए थे जून, पर उनका घर बहुत पास में था। पर वो 2006 में जब रिटायर हुए, उससे पहले मेरे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और 2006 से 2010 तक भी मैं उनसे रेगुलर मिलता रहता था। आई डोंट नो, उनकी फॉन्डनेस थी मेरे लिए, कभी भी फोन कर। मतलब आप मानेंगे, मेरी डॉटर, जो बड़ी डॉटर है, उसने यहीं से डेयरी टेक्नोलॉजी किया, 14-15 गोल्ड मेडल मिले, तो न्यूज़पेपर में आया। जिस दिन न्यूज़पेपर में मैं बाई चांस टूर पे जम्मू में था, हैं, तो उन्होंने फोन किया मुझे कि सोडी कॉन्ग्रेचुलेशन, कहाँ हो? मैंने कहा बाहर हूँ। जब वापिस आओ तो अपनी डॉटर को लेके मेरे पास आना। तो मुझे स्पेशली उनके पास गया, उन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस दी बच्चों के बारे में कि बच्चे जो ज़्यादा पढ़े लिखे तो उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो उनके पता नहीं, जो जब मैं पहली बार बना तो उन्होंने यही कहा, देखिए भाई, मतलब वो तो देखिए वेटरन थे, कोऑपरेटिव। उन्होंने एक ही चार बोली कि अगर आप इस पोजीशन में कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे किसानों पे कोई इम्पैक्ट है, फिर उनकी रिटर्न पे इम्पैक्ट है। आप सिर्फ कंज्यूमर और किसानों का दिमाग में रख के चलोगे तो ही आप सफल होगे। बाकी आप कोऑपरेटिव में काम करते हो, बहुत प्रेशर आएंगे,
बहुत हो गया, पर आपको डरना नहीं है, फियरलेस रहना है। बिल्कुल। वो हम देखते भी थे। देखिए लोग, कई लीडर बात करते हैं, पर हमने तो उनको देखा हुआ, तो हमको मालूम है कैसे करने का। पर थोड़ी सा आप बताइए, आपका एमडी तक का सफर ठीक है, बट जब आप काम कर रहे थे अमूल में, आई एम श्योर आपको बहुत जगह से ऑफर आ रहे होंगे कि एक ये भी है कि एचयूएल से ऑफर आया, नाइजीरिया से आया, अब जब 5 साल हुए आपके, आप छोड़ के नहीं गए कभी भी? इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ, इतना लंबा सफर? नहीं, ऐसा नहीं। जब ज्वाइन किया था हमारा 3 साल का बॉन्ड था। अच्छा, क्योंकि स्कॉलरशिप मिला था ना, तो भाई अमूल में 3 साल तक काम करना है। तो हमने ये सोच लिया था कि 3 साल काम करके जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो 3 साल शादी हो गई, फिर हम आ गए इधर, अहमदाबाद ब्रांच का मैनेजर बन गए। तो और उस वक्त अमूल की सैलरी पैथेटिक थी। 1450 रुपये मिलते थे? हाँ 1450। हाँ 1982 में जब स्टार्ट किया, मतलब गवर्नमेंट से भी कम, प्राइवेट सेक्टर से तो 1/3 1/4। तो नेचुरली सैलरी यूज टू बी अब पैसे बहुत मिलते हैं। और हमारे साथ के जो मेरे साथ 6 लोगों ने ज्वाइन करके छोड़ रहे थे, सिर्फ 2 ही लोग बात देर तक टिके रहे। तो फिर नेचुरली अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो कभी फॉरेन की जॉब कर, नाइजीरिया में अप्लाई किया, मिल गया। अभी वो बहुत बड़ी कंपनी है, लीवर्स में अप्लाई किया, उस वक्त लिप्टन नाम से था। और तो लीवर्स फिर मर्ज होकर लीवर्स हो गया था। जॉब मिली, पर हमारी बैकग्राउंड, अमूल बोलिए जो भी बोले, उन्होंने एक ग्रेड कम बोला। फिर पर अच्छी सैलरी 3 गुना थी। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि अच्छी जॉब है, पर भारत में कहीं भी हो सकती है। तो वही, पर उस वक्त मैं अहमदाबाद का ब्रांच मैनेजर था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी स्टेट हैंडल कर। तो उस वक्त हमने सोचा, मेरी वाइफ ने कि बोला आप यहाँ खुश हो? मैंने कहा हाँ, और जो काम यहाँ कर रहा हूँ वहाँ नहीं मिलेगा। तो बहुत सेटिस्फेक्शन है। हमने चलो रहे, यहीं रहे। उसके बाद ऑफर्स तो ठीक आते रहे, कई बार ट्राई भी करते रहे, पर समो अब बोलिए हिम्मत नहीं हुई या जरूरत नहीं महसूस हुई। पर रिग्रेट होता है आपको? नहीं, नॉट कि आप 40 सालों में निकल सकते थे और कहीं जा सकते थे, और भी, हालांकि आप पिनाकल पे पहुंचे। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने, लगता है मैंने जो भी डिसीजन लिए बहुत अच्छे लिए। पर आप जब जून 2010 में एमडी बने, 12-13 साल का आपका अनुभव रहा एज एमडी ऑल्सो, सबसे पहला जो टफ सिचुएशन आपने जो देखी हो, जो आपको लगा हो कि ये क्या करना है, आप ऐसी कौन सिचुएशन है जिसको आप एलैबोरेट कर पाए और कैसे बाहर आ पाए? देखिए, नहीं टफ सिचुएशन तो देखिए कोऑपरेटिव में आती रहती है। उस वक्त जो एक कमर्शियली सबसे बड़ा डिसीजन हमको लेना था, 2010 में की बात है, जब मैं नया नया एमडी बना। हमने दिल्ली में और गुजरात के बाहर दूध लॉन्च कर दिया था, अमूल मिल्क, दिल्ली और गुजरात बाहर। और सेल भी बढ़ गई थी, प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ रही थी। प्रॉब्लम आ रही थी कि गुजरात में जो दूध की ग्रोथ आ रही थी, वो मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से बैठ नहीं रही थी। तो उस वक्त तक हमारा एक ही था, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मींस हमको गुजरात के किसानों से ही दूध लेना है। अच्छा। अभी ये टफ क्वेश्चन था कि या तो फोरगो कराएं डिमांड को, तो उस वक्त दूसरे कॉम्पिटिटर भी घुस गए थे, ब्रिटानिया वगैरह भी दूध में आ गया था, उन्हें सब जगह लॉन्च कर दिया था। या फिर हम अपना गुजरात के बाहर दूध प्रोक्योरमेंट शुरू करें। तो बोर्ड को कन्विंस करना पूरा सिस्टम, क्योंकि हमारी गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो था कि जाए क्या ना जाए। तो दैट वाज द बिगेस्ट और टफर डिसीजन, बट दैट वाज आल्सो गेम चेंजर। आज अगर देखिए, शो का नाम है गेम चेंजर। हाँ आपके शो का नाम है। तो आज अगर देखिए 270 लाख लीटर दूध हमारा पिछले साल रहा, उसमें 55 लाख लीटर गुजरात के बाहर से है। इमेजिन कीजिए हम गुजरात के बाहर नहीं गए होते तो क्या आज इतना बड़ा जाइंट नहीं होता। 2 चीजें जो स्पेसिफिकली आपके बारे में बात करते हैं लोग, कि जिस तरीके से आपने जो अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कनेक्ट किया कि भाई आपको रूरल एरिया तक भी पहुंचना है। दूसरा, आपने जो बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इनकी जो कोऑपरेटिव्स को मिलाया आपने आनंद के साथ, वो आपको इसके लिए लोग जाना चाहते हैं कि आप क्या इसमें एफर्ट्स मारने पड़े आपको? हमने देखा कि अगर बिजनेस बढ़ाना है, स्पेशली दूध में, खाली ये नहीं है कि आपने मार्केट बढ़ानी है तो दूध रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपको पूरा इकोसिस्टम। तो उसको हमने 3 स्ट्रेटजी बोलते हैं हम। फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो हमने गुजरात के बाहर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह मिल्क प्रोक्योरमेंट शुरू किया, बट किसानों से डायरेक्ट अमूल मॉडल फॉलो करके। दूसरा एक्सपेंशन था, सेकंड ही था एक्सपेंशन इन मिल्क प्रोसेसिंग। तो गुजरात के बाहर प्लांट लगाने, देखिए दूध बेचना है,
फ्रेश प्रोडक्ट बेचना आप गुजरात से नहीं बेच सकते। तो चाहे बंगाल हो, दिल्ली में हमने 4 बड़े प्रोसेसिंग प्लांट डाले, बॉम्बे में 4 डाले, कलकत्ता में, नागपुर में, कानपुर, लखनऊ, सभी जगह, क्योंकि विद इन 3-4 आवर्स आपको मार्केट में पहुंचना। तो एक्सपेंशन इन मिल्क प्रोसेसिंग। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, है जी। एक्सपेंशन इन प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने क्या किया कि हमने कहा कि आजकल देखिए दूध के प्रोडक्ट खाली शहरों में, अर्बन में नहीं चाहिए, गांव में भी चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि 20,000 का भी कोई छोटा से छोटा शहर होगा, कस्बा होगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होगा। पहले वहाँ पहुँचे, फिर 20 से 10,000 पे पहुँचे, और अभी 5,000। क्योंकि देखिए ये है कि जो विजिबल है और जो अवेलेबल है वही बिकता है कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और ये मास प्रोडक्ट्स हैं। सो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन पे जो हमने एम्फेसिस दिया, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, और 8,000 के करीब हमने पार्लर पूरे इंडिया में खोल दिए विजिबिलिटी के लिए, और 95 प्रोसेसिंग प्लांट डाल दिए हैं। तो ये जो 3 स्ट्रेटजी नहीं, उसका आज हमको बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। पर आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी लोग बहुत बात करते हैं कि आपने जिस तरीके से अपनी एजेंसीज को एम्पावर किया, आपकी कंसिस्टेंसी है एडवर्टाइजिंग में। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि उसका प्रारूप चेंज होता रहा, पर आप जैसे डाकुना को आपने एम्पायर कर रखा है कि पोल्का डॉट कल का जो आप कैंपेन, उसके बारे में बताइए, आप कैसे कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर कुरियन से हमने सीखा कि आपको बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एजेंसीज हायर करके रखनी है और उनको पूरी फ्रीडम देनी है। अब देखिए, आप जिस अटरली बटरली डिलीशियस अमूल बटरगर्ल की कैंपेन की बात कर रहे हैं, जो टॉप ऑफ द माइंड रहती है, मैं कहीं भी जाऊंगा अभी भी लोग उसी से याद करते हैं। पर आप मानेंगे वो कैंपेन के लिए हम कोई ब्रीफ नहीं देते, ना कोई अप्रूवल देते हैं। वो खुद ही कंसीव करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही लगा देते हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी लगाना हो, या होर्डिंग में। हम तभी देखते थे जब आप देखते हैं। ओह, पर इसके पीछे कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, आपने कैसे मैनेज किया? कभी पॉलिटिकल सटायर आए तो लोगों ने बहुत अटैक किया अमूल को भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि वो तो जो बटर गर्ल है वो किसी भी विटी कर देगी। तो कई बार लोग माइंड करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, पर आज तक लेट मी टेल यू एक भी कोई लीगल केस नहीं हुआ। हाँ, मुझे याद है जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना क्रिकेट में कि कुछ वो फिक्सिंग की, तो उस वक्त हमने डाला था दाल में कुछ काला है। तो हमको वहाँ के जो BCIs के, तो उन्होंने कुछ नोटिस उससे भेजा, तो अगले दिन हमारी एजेंसी ने डाल दिया टॉपिकल, दाल में वाकई कुछ काला है। अभी वो सीरीज आ रही है, मैंने देखा वो नेटफ्लिक्स पे आई हुई है दोबारा से। बट ये एक चीज बहुत बड़ी बात है कि आपने जिस तरीके से एम्पावर किया लोगों को, और खासकर जब कोविड की बात करते हैं, जब कोविड आया, आज भी मुझे याद है, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन आई स्पोक इन द इंडस्ट्री वाज यू, क्योंकि आप ही थे कि जो लोगों से बात कर रहे थे, इवन एडवर्टाइजिंग में, न्यूज़ चैनल्स हो या कहीं भी हो, आप पहले आदमी थे जिन्होंने एडवर्टाइज करना भी चालू कर दिया। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, आप खुद कैमरे में आए, लोगों को बोला कि डरो मत, पैनिक बाइंग मत करो, वी आर देयर। उस समय आपने कैसे इंश्योर किया कि सप्लाई चेन भी? पहली बात हो गई कि 24 मार्च को जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि लॉकडाउन होगा, पर उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि भी एसेंशियल आइटम फूड को नहीं, बाकी लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता। पर उस वक्त पैनिक बाइंग शुरू होगी। मेरी वाइफ ने भी बोला, अरे लॉकडाउन हो गया, सब दूध दही अपने घर में भी हो रहा है कुछ, हाँ अब जाके लेके आओ। तो मैं जब खरीदने गया, देखा मुझे वहाँ पे सिर्फ 100 ग्राम बटर के 2 पैकेट, और एक जो अमूल बटर छाछ होती है उसके भी 2 छोटे पैकेट मिले, बाकी सब कुछ खत्म था और इतनी भीड़ थी। तो मैंने जब पूछा, कहते सब लोग भीड़ आगे ले गई। तो फिर मैं सीधा घर आया, मैंने कहा जब ये आनंद में ये हाल है तो बाकी इंडिया में क्या हो रहा होगा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, तुम ये मोबाइल का कैमरा पकड़ो, और मैंने फिर उस पर एक स्टेटमेंट दे दी कि देखिए मिल्क इज एग्जम्प्टेड। पहली बात तो किसानों को भी एश्योर कराया कि आपका दूध कल सुबह खरीदा जाएगा, कल शाम को भी खरीदा जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत, आपकी रोजगारी चलती रहेगी। आप दूध की प्रोक्योरमेंट या पैनिक बाइंग ना करें। नहीं, पैनिक कोई आपका
सबसे पहले था गांव में जो किसान है उनको ये डर लगा हमारा दूध का क्या होगा, उनकी तो इनकम है, तो उनको भी इंश्योरेंस किया। दूसरी तरफ हमने कंज्यूमर को बोला कि आप जहां पे भी रहते हैं अमूल या जो भी दूध आता है, दूध दही छाछ सब मिलेगा, आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। एक तरह तो हमने देखिए कम्युनिकेशन किया कंज्यूमर के साथ। हमने फिर अपने जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स थे, ट्रांसपोर्टर थे, सबके लिए वो जो पासेस निकालने पड़ेंगे वो किया। एडवर्टाइजिंग में क्या देखा, हमने देखा कि सडनली ये एक्चुअली कोविड से पहले ही, जो लॉकडाउन से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही हमारे शशि सिन्हा और नितिन करके बैठे थे मीडिया का कि लोग, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में हो गया था तो लोगों ने एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कम कर दी थी। तो अब हमने सोचा यार दिस इज द, देखिए व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाई एनीथिंग, जब प्राइसेस लो हो। अच्छा, और एडवर्टाइजिंग जो होती है ये ब्रांड बिल्डिंग कोई ओवरनाइट नहीं होती, इज नॉट, ये कोई सेल के लिए नहीं होती, ये ब्रांड बिल्डिंग। तो हमने कहा अच्छा हम अपना बजट डबल कर देते हैं, पर आप हर चैनल से हर न्यूज़पेपर से बात करो कि हमको 1+1 दो। बजट डबल किया और सबसे स्कीम ली, और कई जगह तो हमने जो प्रोग्राम महाभारत वगैरह दूरदर्शन पे स्पॉन्सर किए। सो अब बात करते हैं कि आपके नीचे अंदर ट्रेनिंग जयंत मेहता ने भी ली लंबी, ठीक है, आज वो कंपनी के एमडी हैं, इंचार्ज एमडी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमूल का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि जयंत मेहता इज नोन टू बी ब्रिलियंट माइंड इन द डेयरी इंडस्ट्री राइट नाउ, क्या लगता है आपको आप जब देखते हैं? डॉक्टर कोरियन ने जो अमूल में प्रोफेशनल रखे ना, बेस्ट ऑफ द स्कूल्स बेस्ट ऑफ द पीपल रखा। तो हमारे पास जो भी टीम है अमूल में, दे आर द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, मार्केटिंग बोले, सीजन डिस्प्ले, वेरी सेल्फलेस, डेडिकेटेड। मुझे नहीं लगता कि जिस पाथ पे, जिस ग्रोथ पाथ पे, जिस सिस्टम्स में हम जिस ऑब्जेक्टिव से चल रहे हैं उसमें कोई चेंज आने वाली है। तो देखिए ये डीएनए बन गया। अभी हमने तो अमूल में हम भी दूसरों की तरह ज्वाइन किया था, पर हमें अंदर डीएन त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कोरियन, और वो बाकी मेरे कलीग्स में भी है। तो आप मानते हैं कि अमूल सुरक्षित हाथ, बहुत सेफ हाथों में? जिस तरीके से आपका रिलीविंग आया सामने लोगों के, वो लोगों के दिमाग में आज भी सवाल है, क्योंकि जो लेटर आया था बहुत स्ट्रांगली वर्डेड लेटर था। आई थिंक दैट्स गॉट क्वेश्चन इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड। मैं चाहता हूं आज आप क्लियर कर दीजिए कि उसके पीछे रीजन क्या था। मैं बता देता हूं क्या है एक्चुअली। क्या है कि मैं एक्सटेंशन पे 4 साल से था, बोर्ड से बात भी हो रही थी कि अभी वो कह रहे थे कि आप और रुको। फिर जब एक बोर्ड मीटिंग में सर्कमस्टेंस ऐसे कि मैंने कहा अभी मुझे जाना है, और वो भी कह रहे थे ठीक है अभी नाउ वी आर रेडी। पर जो आप लेटर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने रेजोल्यूशन दिया, बोर्ड ने एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, रेजोल्यूशन आपने दिया था? मैंने दिया, क्योंकि बहुत एक सेक्शन मीडिया का ये भी कह रहा था कि दे वर आस्क्ड टू गो, आपको बोला कि आप जाइए एंड ऑल दैट। रेजोल्यूशन दिया, बोर्ड ने मैं चाहता हूं कि क्लैरिफाई हो जाए। एक्सेप्ट किया, मुझे बोर्ड के सब मेंबर्स ने फेयरवेल दी, कम से कम 15-20 फोटो के, सब एक बोर्ड मेंबर ने, चेयरमैन, स्पीचेस दी। हमारे चेयरमैन ने, हमारे वेरी सीनियर जो चेयरमैन है श्री शंकर भाई, जो उन्होंने भी स्पीच दी, जयंत मेहता भी वही थे। तो ये नहीं, हाँ उसके बाद मीडिया ने या पॉलिटिशियन ने किया क्या, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, बट एक चीज तो मैं आपको कहता हूँ सोडी साहब, कि आप लोगों ने जो मिल के अमूल की जो फाउंडेशन रखा, कुरियन साहब की लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया, वो तो 101% रहनी है। और आपने जिस तरीके से फार्मर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचा, आई थिंक वो एक चीज़ है जो लोग कभी नहीं भूल सकते आपके कंट्रीब्यूशन को। एटलीस्ट पब्लिक एट लार्ज विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डन फॉर अमूल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर देयर इन द मीडिया, दैट विल ऑलवेज बी देयर। वो तो चलता है मीडिया को। देखिए मीडिया में कि जब तक कुछ नेगेटिव जूस नहीं मिले तो स्टोरी नहीं बनती, तो उनको तो छोटी सी चीज कुछ होगी उसको बड़ा करेंगे, पर ठीक है वो तो उनका काम है, हमारा अपना काम है, चलता है। अब हम आगे का जो हिस्सा है सोडी साहब के साथ, क्योंकि मैं आनंद में आया हूं, तो हम आनंद लेते हुए थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं। सोडी, आइए सोडी साहब, चलिए। तो सोडी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अब आप इस पड़ाव में हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, 40 साल 41 साल जो आपने काम किया है डेयरी सेक्टर में,
और आप जो करंट रोल में हैं अभी, आप इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप निफ्टम के आप चेयरमैन हैं, इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड के आप बोर्ड में मेंबर भी हैं, तो आप कैसे फ्यूचर देख रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री का इंडिया में खासकर? देखिए, मैं अभी भारत की एक 74 साल पुरानी संस्था है पूरी डेयरी इंडस्ट्री की, इंडियन डेयरी एसोसिएशन। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 4 जगह जोनल ऑफिस है। इसके मेंबर्स होते हैं सारी डेयरी प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेयरी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, फार्मा कंपनी है, कैटल फीड की कंपनी, सब इसके मेंबर्स हैं और 3500 मेंबर हैं। देखिए, और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन पूरे विश्व की सेम संस्था है और निफ्टम एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। देखिए, डेयरी का भविष्य भारत का वही है जो भारत के ग्रामीण भाग का। इस वक्त डेयरी देखिए है, इसकी टोटल वैल्यू तकरीबन 11 लाख करोड़ है। वाह, 11 लाख, ये और इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्रॉप है और इसमें ऑर्गेनाइज की जो वैल्यू है तकरीबन 3 लाख करोड़। इतनी बड़ी कोई और इंडस्ट्री नहीं है और हर साल ऑर्गेनाइज सेक्टर 10 से 12% बढ़ रहा है और टोटल डेयरी उद्योग 6% बढ़ रहा है। और अगले आने वाले 25 साल में जो अमृत वर्ष आएगा 2047 में, हमारा डेयरी का प्रोडक्शन 3 गुना होगा। और आज जो हम दूध की हमारी अवेलेबिलिटी 440 है, वो हो जाएगी तकरीबन 850 ग्राम। और हमको अगर उस मुकाम पे पहुंचना है जिसमें कि आज अगर मान लो से 3 गुना, हमको देखना है कि डेयरी उद्योग में 2 चीज़ें चाहिए। एक तो किसानों को दूध का अच्छा भाव मिले, दूसरा टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और एक एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी बनने वाली है। आज अगर हम 222 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 25 साल बाद हम तकरीबन 630 मिलियन मीट्रिक टन बनाएंगे, तो हमको तकरीबन 15% 100 मिलियन मीट्रिक टन बाहर एक्सपोर्ट में ट्रेड करना है। और अभी ये नेग्लिजिबल है। वो तभी पॉसिबल होगा कि जब इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव हो, कॉस्ट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एंड क्वालिटी वाइज। तो इंडियन डेयरी एसोसिएशन और हमारा ये काम है कि कैसे भारत की डेयरी इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके जाना, उसके लिए क्या साइंस चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, मेंबर्स को देनी, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको बताना कि व्हाट फ्यूचर क्या है डेयरी इंडस्ट्री का और उसमें क्या एरियाज में पॉलिसीज बननी चाहिए। क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में हम एक चीज मांगते हैं, हमको कोई सब्सिडीज नहीं चाहिए। आज डेयरी इंडस्ट्री इतनी, देखिए पूरे वर्ल्ड में भारत की नंबर है, कोई सब्सिडी नहीं। जो भी खर्चा हुआ है, जो भी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की हुई है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑपरेशन फ्लड, वाइड रेवोल्यूशन में क्या हुआ, डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बनाए गए और उनको मार्केट के साथ जोड़ा गया। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले टाइम में इसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे दूध का प्रोडक्शन करने के लिए ब्रीडिंग, कैसी अच्छी ब्रीड बनाया जाए, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, सेक्स सीमन हो, IVF की टेक्नोलॉजी हो, फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स जो बनाने हैं उसके लिए क्या, अभी जो भी छोटा मोटा इंपोर्ट्स होता है वो भी बंद हो। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अभी भी क्वालिटी की, लोगों का विश्वास। तो उसको क्वालिटी को कैसे गांव के लेवल तक लेके जाना, कैसे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स अफोर्डेबल बनाना ताकि गांव के लेवल पे चेक हो। तो हमको डेयरी की जो एज ए सुपर फूड, एज ए कंप्लीट फूड इमेज बनानी है, उस क्वालिटी को मेंटेन करना ताकि विश्व में कॉम्पीट कर सके। हमारे को साइंटिस्ट और रिसर्च करवानी उस एरिया में और बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट ब्रीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिस पैदा कर, ये हमारा रहेगा। थोड़ी सा ये जो इंडियन डेयरी एसोसिएशन अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है और आप इसके चेयरमैन हैं, बट इसमें एक कंपटीशन की जब बात कर रहे हैं, अब न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भी आइंग कर रहे हैं अभी इंडिया में घुसने की, क्या थॉट से सोच रहे हैं ये भी? देखिए, उनके लिए यूरोप बोलिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA बोलिए, वो तो अपने तरीके से बहुत लॉजिकल है, जेन्युइन है, क्योंकि भारत इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है डेयरी प्रोडक्ट्स की। अभी नहीं मार्केट, फ्यूचर के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाली, प्रगति वाली मार्केट भारत है। हाँ, इसलिए hence everyone wants to get in। तो आज अगर आप डेयरी उद्योग में किसी भी कंट्री में हैं,
आपकी मार्केट सैचुरेट हो रखी है, ग्रोथ आ नहीं रही, एजिंग हो गई है, लोग खपत कम है, आप कहाँ इन्वेस्ट हमारी कर रहे हो? इकोनॉमी कंजम्पशन वाली हाँ, इकोनॉमी है। ओके। तो अब क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो लोगों का डेयरी के प्रति 50% लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो डेयरी की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो हर आदमी चाहता है कि भारत में आए। तो हम तो बल्कि हम इंडियन डेयरी एसोसिएशन चाहेगी कि कैसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इवन इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको कैसे डेयरी के भविष्य के बारे में जागरूक कराएं, उनको बताएं कि आप ऐसी जगह पे ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करने से पहले डेयरी में करो। अच्छा, डेयरी में इन्वेस्टमेंट करने का एक और फायदा है, आपका बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, पर आपको लाखों करोड़ों लोगों की जो गांव में भारतीय रहते हैं उनकी दुआएं और ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप उनको रोजगार दे रहे हो, लाइवलीहुड दे रहे हो। तो इसमें भारत की, इंडिया की तरक्की तो हो रही है, जो ग्रामीण भारत की तरक्की भी होगी, और हमारे को जो फूड सिक्योरिटी वाइज भी हम सिक्योर्ड रहेंगे। छोटी साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इंडिया में भी अगर हम देखते हैं, अगर जगह जगह जाएं, मैं भी खुद ट्रैवल करता हूँ, हर पॉकेट में कोई ना कोई रीजनल ब्रांड है। आप यूपी दिल्ली वगैरह की बात कर ले, वहाँ मदर डेयरी, अमूल के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फ्लरिश हो रहे हैं। तो इनका भविष्य क्या देखते हैं आप कि ये ब्रांड्स भी रहेंगे इंडिया में भी? सभी का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। देखिए, अमूल इस वक्त भारत का नंबर 1 डेयरी ब्रांड है, या फूड या एफएमसीजी, सबसे बड़ी कंपनी है भारतवर्ष में अगर जाए। पर अगर आप कर्नाटका में जाए ना, तो नंदनी डेयरी ब्रांड नंबर 1 है। आप पंजाब में जाएंगे तो वेरका है, बिहार में जाएंगे तो सुधा है, राजस्थान में जाएंगे तो सरस है। तो जितने जो लोकल कोऑपरेटिव्स है ना, वो नंबर 1 ब्रांड है अपने अपने रीजन में। सो ये जो आप बोल रहे हैं, ये सबके लिए जगह है, तो फ्लोरिश तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे प्राइवेट ब्रांड्स भी है। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो हेडसन है, वो वहाँ पे अच्छा चल रहा है। यूपी में देखता हूँ नमस्ते इंडिया है, नमस्ते घड़ी वालों का अपना। तो देखिए, सब ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम अनब्रांडेड अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड साइड। तो यही ऐसा है जिसमें अब वो 2 या 3 या 4 ब्रांड की थ्योरी नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या चीज है, या उसमें ठीक है 2 3 4 ब्रांड जो नेशनल लेवल पे होंगे, पर अभी भी नेशनल लेवल पे एक ही ब्रांड है, अमूल। कोई और डेयरी में नेशनल ब्रांड नहीं है। नो पैरेलल टू अबाउट व्हाट अमूल इज टुडे। बट छोटी सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपके जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जो आपको 40 साल का अनुभव है, ये हम अदर देन जो आपका करंट रोल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं प्रोफेशनल से मिलता हूँ, जो लोगों से मैं बातें करता हूँ, तो आज भी लोगों के मन में एक संशय है कि मैं एक ऐसी कोऑपरेटिव संस्था में जाके ज्वाइन क्यों करूँ। हालांकि आपने जब अपने 40 वर्षों में, जब आप 12 साल आपने निकाला अमूल में, आपने उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से चलाने की कोशिश करी, चाहे वो पे स्केल की बात करें या कुछ भी बात करें, तो आप क्या उनको मैसेज देंगे प्रोफेशनल्स को कि डेयरी इंडस्ट्री में वो भी आके ज्वाइन करो और कंट्रीब्यूट करें? देखिए, आज ए प्रोफेशनल आपको अगर अपना अगला 20 30 40 साल का जो प्रोफेशनल करियर को ये सोचना है कि इसमें कभी डिक्लाइन आए, डिमांड, वो कौन सा करियर है, कौन सी लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन ऐसी है जिसमें कभी भी डिक्लाइन या वो है फूड, और फूड में डेयरी। क्योंकि जब तक हमारे पेट है, फूड ज़्यादा पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज ब्रांडेड मार्केट की बढ़ेगी। तो डेयरी एक सेक्टर ऐसा है जिसमें फ्यूचर इज ब्राइट। अच्छा, अभी देखिए कि आपको एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप किसानों से भी डील कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी भी डील कर रहे हैं, आप कंज्यूमर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप डिजिटल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। इसमें आप किसी भी लाइन से, जरूरी नहीं कि आपको डेयरी, किसी भी लाइन से आए तो डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से आप जुड़ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि आदमी रिटायर नहीं हो सकता, आदमी को चलते जाना है, बट क्या आप अभी समय दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, कि जो आपकी एक्टिव लाइफ रही है, बीइंग द एमडी ऑफ अमूल, ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल। अब आपकी 2 डॉटर्स भी हैं, जो अपनी अपनी जगह में सेटल्ड हैं, क्या आप समय दे पा रहे हैं अपने? देखिए, अभी घर पे तो जैसे जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़ती है, एक चीज़ बढ़ी है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका घर का साइज बढ़ता है पर रहने वाले कम होते जाते हैं। अब दोनों बच्चे, हमारी बड़ी डॉटर वैंकूवर कनाडा में सेटल हो गई है, छोटी डॉटर आर्किटेक्ट है, वो अहमदाबाद में, दोनों की शादियां हो गई। ठीक है, वो आते रहते हैं, पर अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं। देखिए, तो अभी तो ठीक है, जो होता है वो पीरियड होता है कि आप पूरा पैकिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
पर डेफिनेटली मेरे इंडियन डेयरी एसोसिएशन का भी सालाना अधिवेशन था यस 3 दिन ये जो पहले। भी हुआ गांधी हाँ, श्री जिसमें अमित शाह जी भी आए आए। थे यस और स्पेशली आपने कोऑपरेटिव के बारे में बात की ना अभी, देखिए अभी भारत सरकार ने भी जान लिया है कि भारत को मतलब रूरल भारत को अगर डेवलप कराना है तो कोऑपरेटिव्स है। क्योंकि कोऑपरेटिव्स क्या है, ये कोऑपरेटिव्स एक बिजनेस करने का मॉडल है जिसमें छोटे लोग मिलके अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एग्रीगेट करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो सप्लायर्स को मिलता है। तो ये अभी कॉर्पोरेट की जिम्मेवारी किसको थी, भारत के सबसे काबिल जो कैबिनेट श्री अमित शाह जी को, और उन्होंने आते ही काफी, देखिए आप इस बजट में भी देखिए काफी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। और एक्सपोर्ट, मैंने आपको बोला कि हमको कम से कम 100 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करना है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक नेशनल लेवल की एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना दी है कि जो एग्रीकल्चर और डेयरी एक्सपोर्ट्स को देखेगी। सो दैट वे पोटेंशियलिटी भी है। और फैमिली को तो देखिए, फैमिली अभी थोड़ा ठीक है, घर पे ज़्यादा रहता हूँ, घूमता भी हूँ क्योंकि अभी घर से काफ़ी काम करना पड़ता है, बट आई थिंक आदमी बैलेंस कर लेता है। जैसे आपको देख के आई थिंक बहुत कम लोग बता पाएंगे कि आपने 64 वर्ष अपनी ज़िंदगी के निकाल लिए हैं और आज भी आप बड़े फिट हैं। क्या दिनचर्या रहती है आपकी नॉर्मल तौर पे? देखिए दिनचर्या वेरी सिंपल है, कोई मैं जिम विम नहीं जाता हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। हाँ, अगर सुबह घर पे हो तो आधा घंटा वॉक करना, और शाम को घर हो तो भी आधा घंटा। अभी इतना बढ़िया भी हमारा ये कैंपस है, इधर ही घूम लेते हैं और फिर अंदर। बाकी खाने में थोड़ा सा खाते सब कुछ है पर कंट्रोल रहते हैं, पर थोड़ा ये मेरे ख्याल से जीन्स में भी होता है। जीन्स में भी है, यस आई थिंक एंड दैट्स आल्सो वर्किंग फॉर यू। सोडी साहब, एक जाते जाते मैं इस आज की जो हमारी वार्तालाप है, आज का जो हमारा इंटरेक्शन, उसको मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। और आप यादगार दो ही चीज़ों से बना सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ भांगड़ा कर लूँ अभी। जो लोग पहली बार देखेंगे कि यार सोडी साहब के साथ भांगड़ा हुआ, हाथ ही पैर हिलाने तो ये कर सकते हैं आप। या फिर मैं आपका एक फेवरेट गाना है आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूँ। अरे यार ये मतलब मैं भी गाऊंगा आपके साथ, मैं भी नहीं गाता कभी, मेरी आवाज़ ऐसी है। जो आपको गाना है चांद सी महबूबा हो मेरी, तो मैं 2 लाइनें आपके साथ मैं भी खुद गुनगुनाना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शकों के लिए ये एक संग्रहालय होगा कि आज उन्होंने सोडी साहब आपको भी गाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चांद सी महबूबा होगी मेरी तो ऐसा मैंने सोचा था, क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह वाह, थैंक यू, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज मैं आनंद में था और गुजरात की एक फेमस कहावत है कि आप गुजरातियों से पहले कुछ भी सवाल पूछें कि आप कैसे, वो कहते हैं कि मजामा। तो आज मेरे ज़िंदगी के सबसे मजामा वाला मोमेंट था, क्योंकि मैंने डॉक्टर आर एस सोडी के साथ वो पल जिए, उनकी ज़िंदगी के 40 साल के अनुभवों को जिया, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी पंजाब से और अमूल के MD बनने तक का सफ़र, और आज भी वो कैसे फार्मर्स के हितों में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।